नमस्कार। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी हरियाणा का लाइव पेज। और इस समय जो है वो देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना काल के बाद जो है वो आम बजट लोगों के लिए पेश कर दिया। और किस तरीके के क्या कुछ इस बजट के अंदर बारीकियां हैं, क्या कुछ खासियत इस बजट के अंदर है, उसको जानने के लिए आज हमारे साथ फरीदाबाद के चार्टेड अकाउंटेंट मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि आखिर इस बजट के अंदर क्या ऐसी खासियत है जिससे आम जनता को फायदा पहुंचेगा या फिर जो औद्योगिक नगरी है उन लोगों को फायदा पहुंचेगा। तो पहले सबसे पहले एक एक करके जानते हैं हम कि किस तरीके का जो है ये बजट पेश किया गया है और क्या कुछ इसमें खास बात है। सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सी ए मनोज करके। ये देखिए, यदि यदि ओवरऑल यदि आप बजट को देखें तो बजट बड़ा ही बैलेंस दिया है गवर्नमेंट ने। हम एज ए इंडिविजुअल यदि हम आम आदमी देखें तो हम ये देखते हैं कि हमें कुछ मिल जाए, पर ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने बहुत चीज़ दे चुकी है ऑलरेडी। टैक्स रेट बहुत कम ऑलरेडी डाउन हो चुके हैं। इनकम टैक्स आप देखें तो डाउन हो चुका है। अभी अभी गवर्नमेंट ने बोला है कि 75 साल से ऊपर यदि किसी की एज है और उसकी ओनली पेंशन इनकम है तो आप चाहे कितनी ही पेंशन इनकम हो, सारे का सारा गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया। तो एक बिग रिलीफ है हमारे जो बड़े बूढ़े घर में बैठे हैं, जिनको पेंशन आती है, या कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, बशर्ते उनकी पेंशन इनकम हो या इंटरेस्ट इनकम हो और कोई इनकम ना हो। तो ये देखा जाए तो बैलेंस बजट है ओवरऑल। और हम कोविड पीरियड में हम देख रहे थे कि कहीं ना कहीं हम पे और कोई एक्स्ट्रा टैक्स ना लग जाए, क्योंकि जीएसटी का ऑलरेडी डाउनफॉल इतना ज़बरदस्त है कि स्टेट गवर्नमेंट, अभी आप देखें तो स्टेट गवर्नमेंट के पास बीच में पैसे ही नहीं थे कि वो अपने सैलरी कैसे देंगे अपने वर्कर्स को। तो कहीं ना कहीं जीएसटी की रेट ना बढ़ा के भी गवर्नमेंट ने साफ बोल दिया है कि हम इकोनॉमी को बूस्ट देंगे। तो कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से कह रहे हो, क्योंकि कोरोना काल के बाद जो है वो पूरे देश की कहीं ना कहीं आर्थिक व्यवस्था भी खराब होगी, तो इस बजट से आपको क्या लगा है कि कुछ सुधार होगा या फिर कहीं ना कहीं जो नॉर्मल जो है वो जिस तरीके चल रहा था उसी तरीके चलता रहेगा? नहीं, बहुत चीज़ सुधार होगा। आप देखा इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना पैसा गवर्नमेंट ने पंप किया है। आप डीएफसी देखिए, सड़क के लिए देखिए, एनएचएआई को देखिए, तो इतना पैसा गवर्नमेंट डाल रही है कि आगे आने वाले हाईवेज की हमें ज़रूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं नंबर ऑफ व्हीकल्स इतने बढ़ रहे हैं, लोगों को फास्ट मूवमेंट चाहिए, तो एनएचएआई है हमारे लिए। डीएफसी इतना बढ़िया प्रोजेक्ट है कि गवर्नमेंट डीएफसी में पैसा इतना दे रही है कि आप रेलवे में आप डीएफसी अलग मालगाड़ी के लिए अलग ट्रैक होंगे, कोई मतलब हमारा सामान जो बहुत जल्दी फास्ट मूवमेंट से पहुंच जाए। यदि आसान भाषा में हम बात करी जाए तो आसान भाषा में आम जनता के लिए ये है कितना कारगर साबित होगा? आम जनता जो मिडिल क्लास लोग हैं उसको कितना फायदा होगा इस बजट से? सर, मिडिल क्लास जो लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहते हैं कि देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़े। हमारी जो एजुकेशन है वो लोगों की बढ़ती जा रही है, तो एजुकेशन तो लोगों की बढ़ रही है। युवा हमारा अगर वो बेरोजगार रहेगा तो वो कहीं ना कहीं गलत एक्टिविटियों में इन्वॉल्व होगा। तो गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे इतने ज़्यादा खर्च कर रही है कि इससे हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, इकोनॉमी के अंदर पैसे आएंगे। इकोनॉमी के अंदर पैसे आते हैं तो नेचुरल बात है कि इकोनॉमी को बूस्ट होगा। लोग अपने टैक्स तभी पे कर पाएंगे जब उनकी कोई इनकम होगी। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जॉब सीकर्स के लिए जो उनके लिए नए स्टार्टअप्स जो करना चाह रहे हैं नया बिजनेस, उनके लिए भी इंसेंटिव गवर्नमेंट बढ़ा रही है कि जो नया बिजनेस लेके आएगा उनसे टैक्स हॉलीडे पीरियड, मतलब उनसे 1 साल तक टैक्स नहीं कलेक्ट किया जाएगा। तो इस तरह का बेनिफिट। एक इन्होंने और बहुत बड़ा बेनिफिट दिया है कि जो कोई एनआरआई अगर कोई हमारे इंडिया में कोई कंपनी बनाना चाहता है तो वो 1 पर्सन कंपनी, पहले उसको अलाउ नहीं थी, उसके लिए वो रास्ते खोल दिए गए हैं कि वो 1 पर्सन कंपनी भी बना सकता है। और एक हम देखें कि जो एनजीओ सेक्टर है, जो एजुकेशन सेक्टर है और जो मेडिकल सेक्टर में चैरिटी कर रहे हैं, उन लोगों की लिमिट भी 1 करोड़ से 5 करोड़ बढ़ा दी गई है। तो ओवरऑल देखा है तो गवर्नमेंट ने पूरी अपनी बैलेंस वे में एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजिक बजट, में जिसे कहूंगा कि स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने बहुत अच्छा बजट दिया है। हालांकि गवर्नमेंट का नेचुरल है कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ा है। फिस्कल डेफिसिट बढ़ाना भी चाहिए था गवर्नमेंट को, क्योंकि इनकम तो है नहीं, खर्चा कौन करेगा। तो गवर्नमेंट ने बहुत बेस्ट डिसीजन लेके चाहे फिस्कल डेफिसिट बढ़े, उसके लिए ये आम पब्लिक को डायरेक्ट कोई बेनिफिट नहीं दिखाई देगा कि इनकम टैक्स में क्या बेनिफिट हुआ या उसमें क्या बेनिफिट हुआ। बट ओवरऑल देखा जाए तो बजट का मैं ये कहूंगा कि 10 में से 8 नंबर कम से कम इस बजट को दिए जाने चाहिए। कहीं ना कहीं आम जनता को जो है वो डायरेक्ट तौर पर फायदा ना दे करके जो है वो सरकार की तरफ से उनको रोजगार के माध्यम से या फिर उन अन्य माध्यमों से जो है वो कहीं ना कहीं बेनिफिट पहुंचने का जो कार्य है वो इस बजट में किया गया है। इनके कहने का मतलब स्वास्थ्य विभाग की बात करी जाए तो स्वास्थ्य एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है लाइफ के अंदर और हर आम जनता या आम लोगों के लिए काफी अनिवार्य। तो इसको किस तरीके से देखते हैं इस बजट के माध्यम से आप? सर, स्वास्थ्य हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा काम किया।
मतलब तारीफ़ करनी होगी हमारी एफएम की, जिन्होंने इतना अच्छा सोचा, और उन ब्यूरोक्रेट्स को जिन्होंने सोचा कि हमें हेल्थ सेक्टर जो अब तक प्रायोरिटी सेक्टर की लिस्ट में नहीं था इंडिया में, सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट में, उसको उन्होंने बूस्टअप करने का काम किया है। और इस तरह से इस बजट में एक तरह से डबल डोज बूस्ट दिया है। आप देखिए, नेशनल हेल्थ मिशन के अलावा इन्होंने आत्मनिर्भर मिशन एक बनाया, हेल्थ मिशन बना रहे हैं यूनिवर्सल। इसमें इनका टारगेट हमें जो लगता है ये होगा कि हिंदुस्तान की हर पब्लिक तक फ्री कोविड वैक्सीन पहुंचाई जाए। अब क्या होगा, इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि इकोनॉमी में एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग ठीक होते हैं तो डेफिनेटली वो काम करने के लिए निकलेंगे, पैसे इन्वेस्ट करेगा, प्राइवेट सेक्टर इसमें कूदने वाला है हेल्थ सेक्टर में। और इस बजट में जिस तरह से इंसेंटिव दी गई है, अब लगभग एक तरह से हेल्थ सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर बनने जा रहा है। और इसमें जो पहले, आज से पहले तक 1.5% ऑफ जीडीपी जो गवर्नमेंट खर्च करती थी, ये 1.5% से काफ़ी सब्सटेंशियली इंक्रीज किया इन्होंने। मुझे लगता है 2.5% ऑफ जीडीपी से ज़्यादा खर्च करने जा रही है। सो इस तरह से हेल्थ सेक्टर को बहुत बूस्टअप मिला। और इसका इम्पैक्ट देखिए, चैन रिएक्शन होगा। एक्चुअली चैन रिएक्शन क्या होता है कि एक हेल्थ सेक्टर में यदि इन्वेस्टमेंट किया, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इन लोगों की इनकम बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वो खर्च करेंगे तो एक्चुअल कंजम्पशन बढ़ेगा। जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा करेगी। सो इस तरीके से पूरी इकोनॉमी को रफ्तार देने की कोशिश की गई है यहाँ पे। और हमें उम्मीद है कि डेफिनेटली ये पर्पस फुलफिल होगा। जिस तरीके से गवर्नमेंट कमिटेड है और जिस तरीके से हमारा जो कंट्री है, इवन 135 करोड़ प्लस की पॉपुलेशन होने के बावजूद भी हमारा कंट्री जो है आज के डेट में कोविड को झेल पाया। और हम रिकवरी पाथ पे हैं और काफ़ी फास्ट रिकवर कर रहे हैं। देखिए, एक टाइम ऐसा आया था जब 1 लाख पर डे का केस आ रहा था कोविड का। आज वो डेट, आज का देखें यदि न्यूज़पेपर तो आपको नज़र आएगा केवल 11,000 केसेस आए हैं, न्यू केसेस। सो इस तरीके से हमने बहुत ही अच्छे तरीके से हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट ने काम किया है, मैनेज किया है, और इसका रिजल्ट हम देख पा रहे हैं। सो देयरफॉर हम कहेंगे कि ये बहुत ही बढ़िया बजट है हेल्थ सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल, कहीं ना कहीं देखिए, कोरोना काल के बाद जो है वो जिस तरीके से स्वास्थ्य पर एक पूरे विश्व की नज़र थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इस महामारी से लड़ने के लिए जो है वो हर कंट्री ने जो है वो अपनी अपनी एक रणनीति बनाई थी। तो इसको लेकर के जो है वो इनका कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो स्वास्थ्य को लेकर के इस बजट में पेश किया गया तो वो एक बहुत सराहनीय कार्य है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस महामारी के दौर में आम जनता जूझ रही है तो उसको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। देखिए, किसानों का मुद्दा इस समय सबसे अहम चल रहा है। लगातार किसान जो है वो अपनी मांगों को मनवाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इस बजट से क्या लगता है कि कहीं ना कहीं किसानों के जो घाव हैं उन पे मलहम लगेगा या फिर कुछ और उनको नुकसान पहुंचेगा? इससे क्या लगता है आपको? जी देखिए, जहाँ तक बजट की बात है और जो सरकार ने अब तक किया है कि सरकार कमिटेड है किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए 2022 तक। अगर आप देखें, जैसे वित्त मंत्री ने आज आंकड़े पेश किए हैं कि धान की फसल हो, चाहे वो गेहूं की फसल हो, चाहे किसी और चीज़ की बात हो, एमएसपी का प्राइस भी 1.5 गुना हो चुका है। और अगर आप और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, सरकार ने जो भी फसलें खरीदी हैं उसका भी बजट काफ़ी बढ़ चुका है। तो जहाँ तक किसानों के लिए बात है, मैं बोलूँगा कि बड़ा बैलेंस बजट है। और अब तक जो रिफॉर्म सरकार ने किए हैं वो काफ़ी कारगर सिद्ध हुए हैं और आगे भी ये सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कमिटेड है। मुझे लगता है कि ऐसे रिफॉर्म्स आते रहेंगे जब भी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, आपकी नज़र से देखा जाए तो ऐसा कुछ पॉइंट बता दीजिए जो किसानों को लेकर के इस बजट में पेश किए गए हैं और उससे किसानों को क्या फायदा होगा? जी देखिए, एमएसपी का जैसे बताया गया कि ऑलरेडी 1.5 गुना प्राइस कर दिया गया है। और जो किसान बिल लेकर के आई है, किसान बिल जो कि अभी तक पारित नहीं हुआ, जिस पे थोड़ा सा संदेह बना हुआ है और सरकार उसको एक्सटेंड करने के लिए भी कहते हैं, तो हम कहते हैं कि अगर वो उससे किसानों को फायदा ही फायदा, नुकसान नहीं है। अगर किसानों की फसल ओपन मार्केट में बिक सकती है, अच्छे दामों में बिक सकती है, तो उसमें क्या परेशानी है? उससे मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। उससे किसानों को फायदा ही होना है। तो कहीं ना कहीं इनकी नज़र में जो है वो किसानों को, जैसे एमएसपी को लेकर के जिस तरीके से लगातार संघर्ष हो रहा था और लगातार जो है वो किसान अपनी मांग कर रहे थे कि एमएसपी को लेकर के, तो उसमें भी जो है वो देश के वित्त मंत्री की तरफ से जो है पूरा खास ख्याल रखा गया है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, सीए जी हैं मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि और क्या कुछ खास इस बजट के अंदर देखने को मिला है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सीए महेंद्र गुप्ता है। और जहाँ तक डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स की बातें हैं, उसमें कुछ चीज़ें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी करी है, लेकिन कुछ चीज़ें और हो सकती थी। जैसे फॉर एग्जांपल, डायरेक्ट टैक्स इन्होंने 75 ईयर्स प्लस वालों को जिनकी पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम है, उनको आईटीआर फाइल करने से छूट दी हुई है। लेकिन
अगर हम देखें तो हिंदुस्तान में एवरेज एक एज एक्सपेक्टेंसी जो है वो 72 ईयर्स है, और इनकम टैक्स की डेफिनेशन के हिसाब से ही जो सीनियर सिटीजन है उसकी उम्र 60 साल है। तो ये जो बेनिफिट दिए जा रहे थे सीनियर सिटीजन को, ये 60 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को दिया जा सकता था। सेम वे जैसे हम ईज ऑफ बिजनेस की बात करते हैं तो हम देखते हैं टैक्स रेट के अलावा साथ साथ बहुत सारी सरचार्ज और सेस, और उसके ऊपर फिर सेस, और फिर एक सर्टेन लिमिट के ऊपर इनकम बढ़ती है तो उसके बाद फिर सरचार्ज, और उसके बाद फिर सेस। पता नहीं इस सेस और सरचार्ज के बारे में एक लंबे टाइम से एक टेम्परेरी आया था सरचार्ज और सेस, बट इसने कहीं ना कहीं टैक्स में एक परमानेंट अपना प्लेस बना लिया है, तो वो ईज ऑफ बिजनेस नहीं चल रहा है। एक चीज जो थॉट शायद बहुत अच्छी है कि जैसे ईएसआई में एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लेट हो गया तो वो डिसअलाउ हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि हम इसमें दो तरह के बिजनेसमैन को दो जगह पे रखा जा सकता है, एक जिनकी इंटेंशन डिसऑनेस्ट है और जो एम्प्लॉय का ईएसआई का या पीएफ या सुपर एन्युएशन फंड जिसको भी हम कह रहे हैं वो काट के जमा नहीं करवा रहे। दूसरे वो लोग हैं जो कि जमा करवाना चाहते हैं लेकिन बिकॉज ऑफ एनी रीजन किसी वजह से डिले हो गया। अगर वो डिले हो गया किसी वजह से तो उसका जो डिडक्शंस है वो इनकम टैक्स में डिसअलाउ कर दिया गया। मेरे ख्याल से बिजनेसमैन पे थोड़ा सा ट्रस्ट रखते हुए, क्योंकि जो ये पीछे कोविड चला, कोरोना चला, इसमें सभी ने भुगता है, बिजनेसमैन ने भी भुगता है। तो कहीं ना कहीं बिजनेसमैन जो है वो हमारी इकोनॉमी की जो है रीढ़ हैं और उनको सपोर्ट देने की जरूरत है। और ऐसे बिजनेसमैन जिनकी इंटेंशन बहुत अच्छी है, जैसे ईएसआई किसी टेक्निकल रीजंस की वजह से लेट हो गया, वहां कुछ इंटरेस्ट कॉस्ट लगाई जा सकती है, लेकिन पूरा डिसअलाउ करना मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं 3 साल इन्होंने कहा कि एक नॉर्मल टैक्स पेयर्स के लिए जो पुराने केसेस ओपन होते थे हमारे इनकम टैक्स में, नॉर्मली हम सेक्शन 148 में होता था, उसके पीरियड को इन्होंने रिड्यूस करके 3 साल कर दिया। इज ए वेरी वेलकम स्टेप और मुझे लगता है कि इससे बिजनेस को काफी बूस्ट मिलेगा। और कंप्लायंसेस, बिजनेसमैन की क्या एक्सपेक्टेशन होती है सरकार से, जो बिगेस्ट एक्सपेक्टेशन है वो ये है कि कंप्लायंसेस का बर्डन कम किया जाए। अब ये 3 साल करने से डेफिनेटली ये कंप्लायंसेस का बर्डन कम हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम हम अब देखते हैं कि ये तो सिर्फ एक रॉ एफएम की स्पीच है। बजट के जो सारे प्रपोजल सामने आते हैं तो उसको एनालाइज करते हैं। डेफिनेटली इंटेंशन ऑफ गवर्नमेंट अच्छी लग रही है, इम्प्लीमेंटेशन इसका कैसा होता है वो एक समय की बात है। चलिए, ओवरऑल अगर बात करी जाए तो तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, ये इन सभी की नज़र से हमने इस बजट को समझने की कोशिश करी और आप लोगों को समझाने की कोशिश की। तो कहीं ना कहीं जो बजट है वो कहीं ना कहीं जो है फायदेमंद है आम जनता के लिए भी, किसानों के लिए भी। और ओवरऑल अगर बात करी जाए तो कुछ चेंज करने की बात जरूर इन लोगों ने सामने कही कि कुछ अच्छा, इससे भी अच्छा जो है वो इस बजट में हो सकता था, लेकिन वो आगे चल के अमेंडमेंट सरकार की तरफ से हो सकता है। संभावना, इनको उम्मीद है कि वो सरकार जो है उसमें बदलाव कुछ न कुछ आगे चल के कर सकती है।